आज मीरा के शौहर और सुकन की सुहाग रात थी। घर एक ही कमरे पर मुश्तमिल था और सर्दी भी जोर शोर से थी। मजबूरन मीरा को अंदर ही फर्श पर सोना पड़ा और वो दोनों बेड पर मीरा के सामने ही। ये मीरा की कहानी है, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके वालिदैन की इकलौती औलाद थी, ना भाई था और ना ही बहन। जो ही जवानी की दहलीज पर पहुंची तो अब्बा ने मीरा की शादी की फिक्र करनी शुरू कर दी और कुछ दिन बाद पड़ोसी वाली खाला मीरा का रिश्ता ले आई। फरहान नामी लड़का जो देखने में अच्छा था, अच्छा कारोबार था। मीरा के बाप को रिश्ता मुनासिब लगा तो रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। यूं वो फरहान की दुल्हन बन के इसके घर चली गई। लेकिन शादी के 10 साल तक जो उसके साथ हुआ, अल्लाह ना करे वो किसी के साथ हो। शादी के 10 साल बाद जब मीरा की सौतन उसके सर पर आई, हमारे माशरे में मिडिल क्लास लोग पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी क्यों और कब करते। सबसे बड़ी और नुमाया वजह यही होती है, शादी के बाद औलाद नहीं होती, इसीलिए औलाद के लिए। पर मीरा के शौहर ने शादी औलाद के लिए नहीं की थी। रात हुई तो मीरा के शौहर ने कहा, तुम बाहर चली जाओ। उसने कहा, तुम्हें क्या क्या हो गया है? बाहर बहुत सर्दी है, मैं बाहर जाकर कैसे सोऊंगी? इसने कहा कि फिर तुम अंदर भी नहीं सो सकती। इसका ये एक बार कहना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अंदर तो वाकई ही वो नहीं सो सकती थी। उसने कहा, ठीक है, मैं अपना तकिया लेकर बाहर पड़ी एक चारपाई पर सो जाती हूँ। और वो फिर वहाँ जाकर लेट गई और ठंड से कांपने लगी। इसने कहा कि फिक्र मत करो, 3 घंटे बाद मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। जब इसने 3 घंटे का लफ्ज़ बोला तो उसे लगा कि वो यहाँ से चली जाए और ख़ुदकुशी कर ले। लेकिन उसने हाँ में सर हिलाया। 3 घंटे बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो अपने कमरे में बेड पर जाकर सोना चाहती थी, लेकिन जैसे ही कमरे में वापस आई तो उसे इतनी सी जगह मिली कि वो ज़मीन पर गद्दा बिछाकर सो जाए। ये बाहर सर्दी में सोने से तो बेहतर था, इसीलिए वहाँ पर लेट गई। मीरा ने अपनी बाएं तरफ देखा तो वो लड़की इसे ही देख रही थी। इसकी आंसू में आंसू थे, लेकिन इसकी आंखों में आंसू क्यों थे? इस घर में सारे खसारे तो मीरा के हिस्से में ही आए थे, तो फिर वो क्यों रो रही थी? हाँ, मीरा एक छोटे से घर में रहती थी। उसके घर काफ़ी सालों से औलाद नहीं हुई थी। जबकि उसके शौहर ने कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहता है, तो इसने ये बात मीरा से नहीं कही, बल्कि अपने ख़ानदान वालों को और मीरा के ख़ानदान वालों को बुलाकर सबके सामने बैठकर ये बात कह दी। सब लोग यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी में पहले ही ये बात हो चुकी होगी, लेकिन खुदा गवाह था कि मीरा को तो आज पता चल रहा था कि उसका शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने लड़की भी पसंद कर ली है। और अब अगर वो कुछ बोलती भी तो अजीब ही लगता है, इसीलिए वो चुप करके बैठ के सब लोगों ने कहा, हाँ काफ़ी साल हो गए, अगर औलाद के लिए शादी करना चाहते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। ये बात करने वाला उसका बाप था। बाद में उसने अपने बाप से सवाल किया, जब कोई और नहीं बोल रहा था तो आपको अच्छा बनने की क्या ज़रूरत थी? आपने ये बात क्यों की? आज ही तो दिन था अपनी बेटी की साइड लेने का। बाबा ने कहा, मैंने तो हक की बात की है, हक की बात करना बहुत ज़रूरी थी, मगर बेटी का घर बिचाना ज़रूरी नहीं था। जबकि उसके बाप ने ऐसी बात कर दी थी तो बाकी सबको क्या एतराज़ हो सकता था? जब लड़की का बाप ही राज़ी है तो इतने खुले दिल से इजाज़त दे रहा है, फिर किसी और को क्या पड़ी थी? कोई मसला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिसको यहाँ पर मसला हो सकता था वो तो उसका अपना बाप था। मीरा का कोई भाई नहीं था और उसके पीछे खड़े होने वाला मर्द उसका बाप ही था। तो इसी ने ये कह दिया कि हाँ कोई मसला नहीं, शादी कर सकता है, क्योंकि औलाद भी ज़रूरी है। तो फिर पीछे क्या रह गया था? मीरा के शौहर को खुली आज़ादी मिल गई। इसके बाद वो एक लड़की के बारे में बताने लगा। सबने कहा कि हाँ लड़की भी अच्छी है, जवान है, दोनों एक दूसरे के साथ बहनों की तरह ही रहेंगी। और यूँ हमारी बेटी बहुत सब्र शुक्र वाली है, कुछ नहीं कहेगी, किसी की ज़िंदगी पर बात नहीं करेगी। ऐसी औरतें नहीं हैं ये अपने सौतन का जीना हराम कर दें। आजकल जो माशरा बहुत जिस तरफ जा रहा है, हर मामले को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। हमारा दामाद तो बहुत अच्छी बात की है, सबके सामने ये कह दिया कि वो शादी करना चाहता है। जबकि मीरा ने लड़की को देखा तो वो कुछ नहीं बोली। ये फिल्मों ड्रामों में दिखाया जाता है कि ऐसी बातों पर बहुत मावेला होता है, बहुत चीखें मारी जाती हैं, बड़े बड़े डायलॉग बोले जाते हैं। पर असल बात तो ये है कि जब हकीकत में आपके साथ बुरा होता है ना, तो आपकी ज़बान बंद हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है, आपको तो पता ही नहीं होता कि आपने क्या बोलना है।
मीरा के साथ भी यही हो रहा था। मीरा के शौहर ने दुनिया वालों के सामने तो ये कह दिया कि औलाद के लिए शादी कर रहा है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि वो बांझ नहीं थी। इसने इतने सालों तक खुद उसे बांझ बनाए रखा था। जब तक वो नहीं चाहता था औलाद कैसे हो सकती थी, इसको औलाद नहीं चाहिए थी। लेकिन मीरा की ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया करने के बाद आज इसने इस बात को मीरा के खिलाफ इस्तेमाल किया और कहा कि इसके यहाँ औलाद ही नहीं हो रही, इसीलिए उसने दूसरी शादी करनी है। और वो ये सब करने में कामयाब भी हो गया। वो लड़की अब मीरा की ज़िंदगी में आने वाली थी और इन लोगों ने मस्जिद में जाकर निकाह करना था। मीरा के शौहर ने कहा कि तुम भी साथ चलो, तो उसने इसे कहा कि मुझे साथ नहीं जाना। मीरा का इतना कहना ही काफ़ी था। उसका शौहर कहने लगा, फिर ठीक है, वापसी पर हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार रहना। इसका मतलब था खाना तैयार करके रखना और कमरे को साफ़ कर देना। और मीरा ने ये ही किया। उसने अपनी सौतन और अपने शौहर का इंतज़ार किया। इनके कमरे को साफ़ किया, बेड पर नई चादर डाली, कमरे में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क दिया ताकि अच्छी सी खुशबू आए, और खाने में चाइनीज़, बीफ, कौरमा, रायता, कस्टर्ड सब कुछ बनाया और इनका इंतज़ार करने लगी। जब वो लोग आए तो रात का वक्त था। इसने इस लड़की को देखा तो उसकी नज़र देखकर नज़रें चुका ली और सीधा कमरे में चली गई। मीरा के शौहर ने कहा कि तुमने सलाम दुआ ही नहीं की, जबकि इसने कहा सारी ज़िंदगी पड़ी है, कर लूँगी। सलाम दुआ कहने लगा कि हाँ, ये भी अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद खाना उनके कमरे में ले गई, थोड़ा आराम कर लें और इसके बाद खाना खा लेंगे, और आज रात को तुम बाहर ही सोना। और फिर यही हुआ। इन लोगों ने खाना खाया और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। पहले बाहर सोई रही, लेकिन सर्दी से कांपती रही और फिर अंदर लेटी थी। इस लड़की की आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो आंसू उसकी हथेली पर गिर रहे थे। मीरा ने इसके आंसू को देखकर ये सोच रही थी कि ये क्यों रो रही है, इसको तो खुश होना चाहिए, ये तो इसकी ज़िंदगी की कहानी का मजबूत किरदार। सारे के सारे तो मीरा के नसीब में थे। आज मीरा का शौहर इसका हो गया, उसका कमरा, उसका बिस्तर, सब कुछ इसका हो गया। उसके पास क्या रह गया था? ये थोड़ी सी जगह, इस घर के ढेर सारे काम सिर्फ उसे ही करने थे। अगले दिन इस लड़की को लेकर हनीमून पर चला गया। उसे याद था जब उसने कहा कि हमें हनीमून पर जाना है, तो इसने कहा कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं। और आज इस गरीबी के दौर में इसने हनीमून पर जाने के लिए पैसे निकाल लिए थे। वो लोग 5 दिन के बाद वापस आए। इन 5 दिनों में मीरा के पास बहुत सारे रिश्तेदार आए। ये वही रिश्तेदार थे जो शादी वाली बात पर मीरा के शौहर का साथ दे रहे थे और अब कह रहे थे आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। मीरा ने कहा इनको कि कुछ बुरा नहीं हुआ, मैं पहली औरत नहीं जिसके शौहर ने दूसरी शादी की है, और ना ही वो पहली औरत है जो एक घर में सौतन बनकर आई है। आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इन लोगों को भी पता चल गया कि उसकी ज़ुबान क्यों इतनी तल्ख हुई है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चले गए। जबकि मीरा के शौहर की पहली शादी तो नहीं थी। वो अब अपने काम छोड़कर घर पर ही बैठा रहता है, इसीलिए सुबह सुबह काम पर चला जाता है। इस लड़की का नाम नगीना था। वो कमरे से नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मजबूरी में इसे बाहर आना पड़ा क्योंकि पूरे दिन वो एक कमरे में नहीं गुजार सकती थी। मीरा ने कहा मैं नाश्ता बना दूं। इसने कहा मैं खुद बना लूंगी। मीरा ने कहा मैं बना देती हूँ, आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है। मीरा ने नाश्ता बनाकर इसके सामने रखा और खुद भी बैठ गई। वो नाश्ते को सर झुकाकर खाने लगी। थोड़ा सा ही खाया था। इसने कहा कि बस और नहीं खा सकती। मीरा ने कहा कि क्यों, इतने से ही पेट भर गया तुम्हारा? तुम्हारा पेट तो कभी नहीं भरेगा, मेरे शौहर को खा के भी नहीं भरेगा। अब लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बात एक सौतन ने अपनी सौतन से की है, इस औरत ने की है जिसका सुहाग एक दूसरी औरत ने छीन दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि ये बात एक दोस्त ने दूसरी दोस्त को कही थी, ऐसी दोस्त को जो इसके लिए अपनी जान दे सकती थी। लेकिन आज इसने इससे इसका सुहाग छीन लिया। भाई कहती थी ना तुम फरहान को, तुम भी ये सब करने का ख्याल तुम्हें कैसे आ गया? सच कहते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है वही भरोसे को तोड़ता है। सारी दुनिया के बारे में मैं ये सोच सकती थी कि वो मुझसे मेरे शौहर को छीन सकती है, लेकिन तुम्हारे बारे में नहीं। इस दिन भेजा था ना मैंने फरहान को तुम्हारे घर, तुमने कहा था कि घर में कोई नहीं है, अम्मी बीमार है, अम्मी को अस्पताल ले जाना है, फरहान भाई को भेज दो। इस दिन तुम्हारी माँ बीमार थी या तुम्हें बुखार चढ़ा था? अब तो बुखार उतर गया होगा, फिक्र नहीं करो, आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा, बुखार तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मीरा ने ये लफ्ज़ क्या बोले वो रोती हुई वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद इसकी उल्टियाँ करने की आवाज़ आने लगी। लगता है जज्बात की शिद्दत की वजह से वो इतना घबरा गई कि जो इसने खाया था वो बाहर आ गया। ऐसा होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है तो इसे उल्टी आ जाती है। और नगीना मीरा नगीना को जानती थी, वो बहुत जज्बाती थी। शाम हुई तो मीरा के शौहर घर आया। इसने
یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی کہ اسے میرا نے کیا کہا ہے، وہ خاموش تھی اور میرا بھی پھر کچھ دن اسی طرح گزرے۔ وہ میرا کے سامنے نہیں آتی تھی کمرے سے، تب نکلتی جب میرا کا شوہر گھر پر ہوتا تھا، کیونکہ وہ میرا کے سامنے آتی تھی، اسے ڈر لگتا تھا کہ اسے کوئی نہ کوئی بات کہہ دے گی، اور کیوں نہ کہتی کوئی بات، وہ حق پر تھی، وہ اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ میرا ہمیشہ اس کے سامنے فرحان کی تعریفیں کرتی تھی، جبکہ فرحان نے دوسری شادی تیسرے دن ہی اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ لیکن مشرقی عورتیں ہیں نا، ہم یہ بات کسی کو نہیں بتاتی۔ ہمارا شوہر کمرے میں چاہے شیطان کی طرح ہمارے ساتھ کیوں نہ پیش آئے، لیکن دنیا والوں اور ماں باپ کے سامنے ہم کو ان کا فرشتہ بنانا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں ایک پیسے کی چیز نہ لے کر دے، لیکن ہم خود ہی اپنے پیسوں سے چیزیں خرید کر لوگوں کو کہتے ہیں ہاں شوہر نے خرید کر دی ہے۔ اپنے شوہر کو اس حد تک اچھا بناتی ہیں کہ کل کو ہم کہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو زمانے والے کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری غلطی ہوگی، وہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ بھی شاید یہی سمجھتی تھی کہ فرحان اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اسی لیے اس نے میرا کہ شوہر سے شادی کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ جس جگہ نگینہ کی پہلے شادی ہوئی تھی ابھی 3 مہینے گزرے تھے اور اب اسے دوبارہ سے کوئی بھی کمارا لڑکا ملنے والا نہیں تھا، اسی لیے اس نے میرا کے شوہر پر ڈورے ڈالے سے یہ آسان شکار لگا ہوگا۔ وہ تو پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ ایک دن اس طرح باتوں باتوں میں میرا اور نگینہ سے بحث ہو گئی تو کہنے لگی دے دینی تھی نا اولاد پھر فرحان کو، نہ وہ آتا میرے پیچھے۔ میں نے کہا کہ اولاد، تمہیں یہ لگتا ہے میں بانجھ ہوں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے فرحان کی وجہ سے نہیں ہوئی اولاد، اسے اولاد سے نفرت ہے، تمہارے یہاں بھی نہیں ہوگی، بچے پسند نہیں اس کو۔ جب میں نے یہ بات کی تو نگینہ حیران رہ گئی۔ روزانہ رات کو میرا باہر سوتی، اب تو یہی انتظار کر رہی تھی سردیاں ختم ہوئیں، کیونکہ میرا سے یہ سردی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ میرا کو واپس بلاتا، کہتا کہ اندر آ کر سو جاؤ۔ جب سے نگینہ آئی تھی میرا کے شوہر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور خدا گواہ ہے کہ میرا اس بات سے فکر بھی نہیں کرتی تھی۔ میرا تو خوش تھی کیونکہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب میرا خود ہی بازار چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، گھر کے کام کرتی، اس کے بعد پورا دن آرام کرتی، رات کو 2 گھنٹے سردی میں گزارتی، پھر اس کے بعد سکون سے سو جاتی۔ اور نگینہ وہ تو ساری رات روتی رہتی، اب تو اس سے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا نہ چلا جاتا تھا، اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی، کھانا کھاتی تو اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ ایک دن میرا کے شوہر نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میرا اسے اپنے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، یعنی کہ وہ جس کے پاس وہ خود جاتی تھی، اور اس کو سب کچھ بتا دیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا پھر آپ کو اس کو یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ اس سب کی وجہ سے ہے، اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ میرا نے کہا کہ جب میں اپنے معاملے میں نہیں سمجھا سکی تو اس کے معاملے میں کیا سمجھاؤں گی؟ آپ اس کو کوئی دوائی دے دیں تاکہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ جب میرا ہسپتال سے واپس آ رہی تھی تو نگینہ نے اس سے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا؟ میرا نے کہا ہاں یہی ہوتا تھا، تم سے زیادہ ہوتا تھا، روز ہوتا تھا، لیکن اب تم آ گئی ہو تو میری زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ اب میرے درد تمہارے، میرے غم تمہارے ہوئے اور میرے آنسو بھی۔ گزارو اپنی زندگی فرحان کے ساتھ، خوش تو بہت ہوگی تم، ابھی شادی کو مہینہ نہیں ہوا، ہاتھ میں دوائیوں کا اتنا بڑا شاپر، نہ تم اٹھنے کے قابل رہی ہو نہ بیٹھنے کے، نہ بتاؤ پھر کیا کہتے ہو؟ شادی راز نہیں آئی شاید تمہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ دوست ہوں میں تمہاری، تھوڑا تو رحم کرو مجھ پر، اب تو تمہیں بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا نے کہا دوست ہوتی تو یوں میرے گھر پر ڈاکر نہ ڈالتی۔ اس نے کہا کہ پر تم کون سا خوش تھی؟ میرا نے کہا کہ خوش تھی یا اداس وہ میرا مسئلہ تھا، تمہارا نہیں، تمہاری نیت بری تھی، تم کو تو بس یہی پتا تھا نا کہ میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، تمہیں تو اصل بات کا پتہ نہیں تھا، پھر بھی تم نے یہ سب کیا، اسی لیے تمہیں سزا مل رہی ہے۔ تم میری مدد کرنے کے لیے یا میرا درد کم کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ تم یہ سوچ کر آئی تھی کہ فرحان بہت اچھا انسان ہے، اپنی بیوی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، اس کی ناز نخرے اٹھاتا ہے، جیسے اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے ایسے ہی میری بھی خدمت کرے گا۔ یہ ہوتی ہے خدمت مردوں کی، اس کو مرد کی خدمت کہتے ہیں۔ اب کرو دن رات خدمت۔ گھر آ گیا تو رکشے والے کو پیسے دے کر وہ واپس اندر آ گئی۔ وہ شاید تھوڑی دیر بیٹھ کر روتی رہی اور پھر مری ہوئی سی چال چلتے ہوئے اوپر والے فلیٹ میں آ گئی، کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے، اس کے لیے سیڑھیاں چڑھنا بھی بہت مشکل تھا، ایک ایک قدم ایسے اٹھاتی تھی جیسے ٹانگیں ہی ٹوٹ گئی ہوں، لیکن میرا کیا کر سکتی تھی؟ میرا کا شوہر آج کل بہت خوش تھا، اس کی زندگی بہت اچھی جا رہی تھی۔
मीरा ने अपने शौहर के साथ 10 साल गुजारे थे और नगीना की तो 1 महीने में ही बस हो गई थी। वो कहती थी कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे पहले शौहर से भी औलाद नहीं हुई। लोग कहते हैं कि शायद मैं बांझ थी, इसीलिए मुझे तलाक हो गई। मुझे लगा कि दूसरे मर्द से शादी करके मेरे ऊपर से ये धब्बा उतर जाएगा, लेकिन इसने औलाद पैदा नहीं की तो मुझे भी लोग बुरा कहेंगे। मैं इसके साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे तलाक चाहिए। मीरा ने कहा कि ये बात मुझे क्यों कह रही हो, जाओ जाकर फरहान से कहो। तो कहने लगी तुम्हारी मदद चाहिए। मीरा ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी, तुम यहाँ रहो या यहाँ से जाओ, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। तो शादी के बाद मीरा सिर्फ नगीना के घर ही जाया करती थी, क्योंकि वो उसकी अम्मी के घर के ही सामने थी और मैं शौहर की तारीफ़ें किया करती थी। इतनी तारीफ़ें करती थी कि एक दिन इसने मजाक में कह दिया कि तुम्हारे शौहर का कोई भाई नहीं है। मीरा ने कहा कि अगर होता तो तुम्हें ज़रूर बताते, लेकिन वो सब कुछ झूठ था। मीरा का शौहर इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी था, इसका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ चलता था और वो मीरा से इसीलिए बच्चे नहीं पैदा करवाना चाहता था, क्योंकि वो समझता था कि अगर एक औरत का बच्चा पैदा हो जाए तो फिर वो मर्द के किसी काम की नहीं रहती। यही इसकी घटिया सोच थी, जिसकी वजह से इसने मीरा से 10 साल तक बच्चा पैदा नहीं करवाया। और जब मीरा से इसका दिल थोड़ा सा भर गया तो वो दूसरी औरत को ले आया और अब वो यही सब कुछ नगीना के साथ कर रहा था, जो पहले मीरा के साथ हो चुका था। मीरा के अंदर तो अब कुछ भी नहीं रहा था, मीरा के हाथ भी कांपते थे। डॉक्टर कहती थी कि किसी औरत या मर्द के हाथ कब कांपते हैं, ये औरतें या मर्द खुद ही बेहतर तरीके से समझती हैं और इसे पता होता है कि किस चीज़ की कसरत की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मीरा की ज़िंदगी आधी गुजर चुकी थी, पर वो यहाँ पर इस तरह से 10 साल गुजारना नहीं चाहती थी, यहाँ से भाग जाना चाहती थी। अभी से तलाक की बातें कर रही थी। अब तो इसके शौहर की साथ लड़ाई होना शुरू हो गई थी और इसने जब नगीना से लड़ाई की तो नगीना को कमरे से निकाल दिया और मीरा को कमरे में बुला लिया। अब तो इसके पास 2 ऑप्शन थे। अब फिर से मीरा की तबीयत ख़राब रहने लगी थी, जो कि अभी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी। वो उन दोनों की बुरी हालत थी और दोनों ही जानती थी कि दोनों के साथ जो होता है वो आगे भी होने वाला था। एक दिन नगीना मीरा के पास आई, कहने लगी कि मुझे तुम्हारी दोस्ती का वास्ता, मेरी गलती को माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे घर पर हमला नहीं किया, तुम्हारे घर तो बसने के काबिल ही पहले नहीं था, इसको बसा हुआ कहती हो तुम। मेरी मदद करो, कुछ तो करो। इसने मीरा के सामने हाथ जोड़ दिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी कि मुझे पता है तुम भी बहुत तकलीफ़ में हो और अभी भी तकलीफ़ में हो और हमारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती है। खुदा के लिए अगर तुम मेरा साथ दो तो सब कुछ हो जाएगा। मीरा ने से कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। 3 हफ्ते इसी तरह गुजरे और एक दिन मीरा के शौहर ने कहा चलो आज बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठते हैं। यहाँ पर फ्लैट सिस्टम था, लेकिन बिल्डिंग की छत सबकी एक ही जैसी थी, लोग वहाँ पर जाकर बैठ सकते थे। उनका फ्लैट करीब था, इसीलिए उनके यहाँ आना जाना आसान था, वरना नीचे से कोई ऊपर आते हुए तो 100 दफ़ा सोचता था। मीरा ने चाय बनाई और तीनों ही ऊपर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद इधर उधर फिरने लगे, चक्कर लगाने लगे और 2 घंटे के बाद एम्बुलेंस में बैठे थे। मीरे के शौहर का पाँव फिसल गया और वो बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया था। इस दुनिया में नहीं था, मौके पर ही दुनिया से चला गया था। सब लोग उनके सामने खड़े उन्हें तसल्लियां दे रहे थे और वो लोग रो रहे थे कि टीवी पर खबर चली कि एक शख्स बिल्डिंग की छत से पाँव फिसलने की वजह से गिर गया है और पीछे 2 औरतों को छोड़ गया है। वो दोनों औरतें ही इसकी बेवा हैं। सब लोगों के लिए ये खबर थोड़ी अजीब थी कि एक शौहर की 2 बीवियां और वो बेचारी बेवा हो गई हैं। ये फ्लैट उनके शौहर के ने ही खरीदा था, जो अब इन दोनों के नाम था और पता चला कि इसके बैंक में भी काफ़ी सारे पैसे थे। उन लोगों ने फ्लैट बेचा और दोनों यहाँ से कहीं दूर चली गई। कुछ दिन के बाद पता चला कि नगीना माँ बनने वाली है। इसने कहा था कि वो इस बच्चे को पैदा करना चाहती है। शायद मेरे शौहर ने हमेशा जिस बात का ख्याल रखा वो इस बात की तरफ से थोड़ा सा लापरवाह हो गया था और आज उनके पास एक बेटा है जिसे वो एक अच्छा मर्द बनाना चाहती हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रही हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।